सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के विषय में। समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, क्यों प्रकाशित की जाती है, और हाल ही में आई वर्ष 2020 नामक इस रिपोर्ट के कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे फ्रांस के विषय में और समझेंगे कि फ्रांस ने अपने यहाँ बढ़ते हुए कट्टरपंथ को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, जिनकी एक वर्ग आलोचना भी कर रहा है। तो समझेंगे आखिर पूरा विवाद और मुद्दा है क्या। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के विषय में। इस रिपोर्ट पर बात करें उससे पहले जो है कि एक संगठन के विषय में समझिए, जिसका नाम है यूनेप। यूनेप अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यह क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और 1972 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसके पीछे प्रमुख कारण था कि इसी समय हमने क्या किया था, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया। तो जब हमने यह सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हमने यह समझने का प्रयास किया कि आखिर मानव का पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, इस नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें एक आवश्यकता हुई एक संगठन की, और उसी के तहत हमने क्या किया, यूनेप की स्थापना किया। और इसका मुख्यालय कहां पे है, नैरोबी केन्या में। अब यह जो यूनेप है अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यह क्या करता है, पर्यावरण के विषय में वैश्विक एजेंडा तय करता है। वैश्विक एजेंडा का मतलब यह है कि आखिर पर्यावरण के संदर्भ में हमारी पॉलिसी क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार का विकास करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं यूनेप से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर कि यह बताता है कि आखिर हमारी जो विकास की प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया के द्वारा कैसे पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कैसे उस इंपैक्ट को कम कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार की नीतियां बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी कुछ डिसाइड करता है। इसके अलावा यह करता यह भी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश, किसी सरकार और संगठन को पर्यावरण के विषय में किसी तकनीकी की आवश्यकता है, किसी मदद की आवश्यकता है, तो भी ये क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। अर्थात उद्देश्य इसका ये है कि आपके ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका यह समाधान करे। और यह जो समाधान करता है, इसमें जरूरी होता है कि वैश्विक एकजुटता रखी जाए, और इसी के कारण इसको क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन के तहत बनाया गया, अलग से कोई एजेंसी नहीं बनाया गया। इसके द्वारा पर्यावरणीय जो है कि आकलन किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है, और उसके लिए जितने भी अन्य तरीके हैं, सहयोग हैं, सामंजस्य है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यह क्या करता है, इसने दो केंद्र बना रखे हैं। जैसे इसके लिए अगर क्या है, कोई सहायता चाहिए पर्यावरणीय, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्र जेनेवा में बनाया है इसने, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय तकनीकी केंद्र ओसाका में इसने स्थापित किया है। तो अगर आपको किसी प्रकार की पर्यावरणीय तकनीकी की आवश्यकता है, तो आप इसके केंद्र ओसाका से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। हमको आपको नहीं मिलेगी, ये किसको मिलेगी, जो एनजीओ होते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनको मिलेगी। हमको और आपको कोई अनुभव ही नहीं है, तो हम किस आधार पर उनसे क्या करेंगे, तकनीकी मांग। लेकिन जो लोग पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसके लिए इसने दो केंद्र बना रखे हैं।
यूनेप ने ही ओजोन परत की संरक्षण के लिए 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संभव बनाया। अर्थात यह जो है जो भी चुनौतियां आती हैं उसको गंभीरता से लेता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि 1992 में हमने पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था और पृथ्वी सम्मेलन में जो एजेंडा 21 हमने अपनाया था उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा एक जो है कि भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है कि फंड की व्यवस्था की गई है। इस फंड में भी यूनेप, यूएनडीपी और विश्व बैंक की संयुक्त भागीदारी है। अर्थात यह वित्त के रूप में भी अपनी सहायता देशों को उपलब्ध करवाता है। और इस यूरीसी के प्रयास से ही आपने सुना होगा UNCCD अर्थात द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण को रोकने का जो हमने एक कन्वेंशन किया है उसमें भी क्या है यूनेप की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ हमने जो UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अपनाया है उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के अधीन जो हमने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमने कदम उठाए हैं उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। इस तरह से हमने यह समझा कि यह इन्वायरमेंट के हर क्षेत्र में न सिर्फ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि वैश्विक आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए उसके विषय में भी हमें यह बताता है। यूनेप की जो प्राथमिकता सूची है इसमें क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं? जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, स्वच्छ जल संरक्षण का मुद्दा है, निर्वनीकरण अर्थात वनों की कटाई को रोकने का मुद्दा है, मरुस्थलीकरण को रोकने का मुद्दा है, वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा है, विषैले रसायनों और खतरनाक जो कचरा है इसके सही तरीके से डंपिंग का मुद्दा है। कुल मिलाकर हर तरीके से ही हमारे पर्यावरण को बचाने का प्रयास करता है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं जिसमें अगर पहला रिपोर्ट है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इमिशन गैप रिपोर्ट। तो यह जो इमिशन गैप रिपोर्ट है या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है या फिर फ्रंटियर्स है या फिर इन्वेस्ट इनटू द हेल्दी प्लेनेट है, ये सभी इसी की रिपोर्ट्स हैं और इसी में से एक रिपोर्ट का हमें अभी जो है कि डिस्कशन करना। मैंने पूरा बैकग्राउंड इसलिए बताया ताकि आप अगर मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक को यूज करना चाहें तो आपको पता हो कि आखिर पूरा है क्या। और जब भी आपने देखा होगा इस प्रकार की रिपोर्ट से कोई फैक्ट पूछा जाता है तो उसकी संस्था से भी जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इस रिपोर्ट के अलावा जो है कि यूनेप के द्वारा वीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ नामक अभियान चलाए जाते हैं। अभियान का मतलब है कि हम आप इस जो है कि इन अभियानों के तहत मिलजुल कर कार्य करते हैं और ये सब किसके नेतृत्व में होता है? यूनेप के नेतृत्व में होता है। यूनेप द्वारा हर साल उत्सर्जन गैप रिपोर्ट निकाला जाता है और इस उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि आखिर उत्सर्जन कितना हो रहा है। और उत्सर्जन किस चीज का देखा जाएगा? ग्रीन हाउस गैसेस का। उत्सर्जन गैप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में बताता है। शब्द देखिए क्या है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। इसका मतलब यह है कि यह रिपोर्ट यह बताता है कि हमें अगर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकना है, बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोकना है, तो हमें कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना चाहिए और हम कितना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमने एक टारगेट फिक्स किया कि हमें क्या करना है, 100 यूनिट जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करनी, लेकिन हम कितना जो है कि कटौती उसमें कर पाए हैं इसी गैप को बताता है। दूसरे संदर्भों में कहा जाए तो अगर सभी देशों ने कहा है कि हम 10-10 यूनिट का उत्सर्जन ही करेंगे लेकिन वह उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों में गैप है। तो इसी गैप को यह बताता है जैसा कि हमने टेक्स्ट के विषय में लिखा हुआ है। उत्सर्जन गैप क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हम कितना उत्सर्जन कर रहे हैं या हम कितना उत्सर्जन करने वाले हैं। करने वाले हैं का मतलब क्या है कि जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं लगभग आने वाले सालों में हम उतना ही करेंगे अगर हमने कोई मजबूत पॉलिसी नहीं अपनाई। तो ये क्या बताता है कि हम कितना उत्सर्जन कर रहे हैं या करने वाले हैं और हमें कितना करना
चाहिए। स्वाभाविक है, हमें अगर कम उत्सर्जन करना चाहिए, हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या है, गंभीर नहीं। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की गई जो हमारी प्रतिबद्धता है उसका परीक्षण करता है। क्योंकि जब ये समझौता किया गया तो सभी देशों को लगा कि नहीं, हमें अगर क्या करना है, पूर्व औद्योगिक स्तर से टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से जो है कि कम रखना है या उससे कम करना है, तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। सभी देशों ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हम इतनी कटौती करेंगे, इतनी कटौती करें। लेकिन यह रिपोर्ट यह बताती है कि जो आपने घोषणा की थी उस घोषणा से कितना जो है कि आप कम उत्सर्जन कर रहे हैं या ज़्यादा उत्सर्जन। कुल मिलाकर जो हमने प्रतिबद्धता, हमने मतलब विश्व के सभी देशों ने जो अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी उसका परीक्षण करता है। स्वाभाविक है, अगर उस जो है कि सम्मेलन में किसी देश ने कहा होगा कि हम हर साल जो है कि पहले 500 यूनिट जो है कि ग्रीन हाउस गैस का जो है कि उत्सर्जन करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 400 यूनिट का ही उत्सर्जन करेंगे, तो उसने कहा था कि हम 100 यूनिट की क्या करेंगे, कटौती करेंगे। लेकिन हो सकता है वह ऐसा ना कर रहा हो, वह कर रहा हो अभी भी उत्सर्जन 450 यूनिट या 450 यूनिट का। तो यह रिपोर्ट यह बताती है कि देखिए, आपने जो अपना कमिटमेंट किया था आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अगर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो हमने एक टारगेट रखा है कि हमें टेम्परेचर को कम करना है, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यह रिपोर्ट यही क्या करती है, आपको हमको सबको यह बताती है। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले वास्तविक उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने हेतु वैज्ञानिक विधियों से ज्ञात प्रत्याशित उत्सर्जन के स्तरों के बीच अंतर को उत्सर्जन कहते हैं। इसको मैं और क्लियर कर दूं कि यह रिपोर्ट यह बताती है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर हमें कितना उत्सर्जन करना, उत्सर्जन में कितनी कटौती करनी चाहिए थी और हम एक्चुअल में कितनी कटौती ही कर पा रहे हैं, अर्थात हम अपने टारगेट से कितने दूर हैं, यह रिपोर्ट इसको बताती है। स्वाभाविक है, जो हमने घोषणा की कि हम इतनी कटौती करेंगे, उतना अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या है, गैप है, और इसी गैप को बोला जाता है उत्सर्जन गैप। और इसी को रिपोर्ट के रूप में जब प्रकाशित किया जाता है तो इसको बोलते हैं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। हाल ही में क्या हुआ है, यूनेप द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट के अगर आंकड़ों को अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि वर्ष 2019 में लगातार तीसरे वर्ष ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की हुई। इसको आसान शब्द में कहूँ कि वर्ष 2019 लगातार जो है कि तीसरा वर्ष है, 2017, 18 और 19 लगातार ये तीसरा वर्ष है जब जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। और यह जो वृद्धि हुई है पूरे वैश्विक स्तर पर हुई है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर देश में क्या हुआ, उत्सर्जन में वृद्धि देखने को मिली है। तो इससे यह पता चलता है कि अभी भी हम जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धताएं थी, हम उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। वर्ष 2019 में जो हमारा क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, वह रिकॉर्ड जो है कि 59.1 गीगा टन पहुंच गया है। सोचिए, हमने वर्ष 2019 में कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है, एमिशन किया है, वह है 59.1 गीगा टन। और यह क्या है, अभी तक का एक रिकॉर्ड है, अर्थात अभी तक का हमने सबसे ज़्यादा जो है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अभी कर दिया। और यह जो हमने उत्सर्जन किया है, यह दो तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। इस यूनिट को जो 59.1 आया, इसको दो तरीके, एक तो क्या है उत्सर्जन को हमने मापा है, दूसरा यह है कि हमने जो भूमि उपयोग में परिवर्तन किया है उसको भी जोड़ा गया। अब प्रश्न आएगा, भूमि उपयोग और उत्सर्जन का क्या संबंध? आसान शब्दों में समझिए कि आपके यहाँ एक जो है कि हो सकता है कि जो है कि ईंट बनाने वाला एक भट्ठा हो, उससे कुछ जो है कि
गैसेस निकलती हों और वहाँ पे अगर जो है कि घास का क्षेत्र है, वहाँ पर अगर खेत खलिहान है, वहाँ पे अगर जंगली क्षेत्र है, तो जो भी वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उसमें कुछ मात्रा, मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण क्या कर लिया जाएगा, वहाँ की वनस्पतियों के द्वारा कर लिया जाएगा। लेकिन सोचिए अगर आप वहाँ से क्या करते हैं, इन वनस्पतियों को हटा देते हैं, तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो जाता था वह नहीं होगा। तो इन दोनों ही चीजों को मिलाया गया, अर्थात तो एक तो ये देखा गया कि पूरे देश में, जैसे हमने आपके गांव के संदर्भ में लिया, ऐसे हमने हर जगह से देखा कि कितना उत्सर्जन होता है। फिर हमने ये देखा कि आखिर हमने जो अपना जो भूमि उपयोग है उसमें कितना परिवर्तन किया। स्वाभाविक है अगर हम पेड़ पौधों की जगह, जंगल की जगह, हम तालाबों की जगह हम क्या करेंगे, कंक्रीट के जंगल बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, उस जो है कि अवशोषण जो हो पाता था वो कम होगा। और जब अवशोषण कम होगा तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में क्या रहेगा, बना रहेगा, और इस तरह से क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को क्रिएट करेगा। तो इसमें यह बताया गया। इस रिपोर्ट में यह चीज जो महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में क्या हुआ है कि जो OECD के जो देश हैं वहां पर तो कमी आई है। OECD के देशों के संदर्भ में समझिए, जो विकसित देश हैं, सामान्य अर्थों में जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, उनके यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में तो कमी आई है, लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर उत्सर्जन बढ़ा है। और स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। आश्चर्यजनक इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो OECD के देश हैं उनके यहाँ की जो इकोनॉमी है वो लगभग सेचुरेटेड हो चुकी है। वहीं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर अभी क्या है, काफी ज्यादा विकास की संभावना है, और इसी के कारण उत्पादन भी ये ज्यादा करते हैं। और उत्पादन जब ज्यादा करते हैं और टेक्नोलॉजी अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, हरित टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा। लेकिन इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अब जो है कि जो उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है वह विकासशील देशों के द्वारा हो रहा है। स्वाभाविक आने वाले समय में एक नया तनाव क्रिएट होगा, और वह यह होगा कि विकसित देश विकासशील देशों पर कहेंगे कि आप अपना उत्सर्जन कम करिए, और अगर विकासशील देश उत्सर्जन कम करते हैं तो उनकी विकास की गति क्या होगी, प्रभावित होगी। तो कई प्रकार के तनाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। अभी भी यह कहा गया है इस रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट में कि अभी भी वैश्विक स्तर पर जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक है। मैंने आपको यूनिट कितना बताया था, 59.1 गीगाटन का पूरा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन किया। लेकिन इस पूरे उत्सर्जन में अगर आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो यह है 38 गीगाटन। समझिए कितना ज्यादा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जीवाश्म ईंधनों पर अभी भी हमारी निर्भरता बनी हुई है। हम जो है कि इन ईंधनों के विकल्प के तौर पर, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर जो हम कि ऐसे जो है कि ईंधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिनसे क्या हो कि यह उत्सर्जन कम हो। अर्थात अभी भी कोयला और जो है कि पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता ज्यादा है, जिसके वजह से उत्सर्जन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2019 में जो वनों में आग लगने की घटनाएं हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन बुश फायर देख लीजिए, अमेजन के वनों में आग देख लीजिए, या फिर जो है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में जो वर्ष 2019 में आग लगी है, अधिकांश क्षेत्रों में आग लगी है, इसके वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ा। तो आपसे अगर स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए कि इस उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में इसका जिक्र है कि नहीं, तो आप इसको सही मानिएगा। वर्ष 2010 से प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में औसतन जो वैश्विक वृद्धि होती है वह 1.4% होती है। लेकिन अब यह बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है, और उसमें एक प्रमुख भूमिका माना जा रहा है वनों में लगने वाली आग। अर्थात अगर इस साल अर्थात वर्ष 2020 में भी वनों की जो आग लगी है, जैसा कि हम लोगों ने अमेजन वनों के संदर्भ में देखा, आने वाले समय में भी अगर आग लगती है तो ये भी क्या है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए न सिर्फ हमें कटौती करने की जरूरत है, बल्कि जो वनों में आग लगने की घटनाएं आम हो चुकी हैं, इनको रोकने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम वनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अगर वनों में आग लग जाएगी तो हमने जो प्रयास किया था उत्सर्जन कटौती का, वो पूरा नहीं हो पाएगा।
पिछले ये रिपोर्ट ये भी बताती है पिछले एक दशक में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसमें यूके भी शामिल है और भारत ने कुल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 55% का योगदान दिया है। अगर इसमें यह जो चार आपने नाम देखे, इसके अलावा इसमें अगर जो है कि रूस को भी जोड़ दीजिए और जापान को भी शामिल कर लीजिए तो यही देश मिलकर 61% क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल देश कौन कौन से हैं। महामारी के प्रभाव को यदि उत्सर्जन पर देखा जाए तो वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में क्या होगा, CO2 के उत्सर्जन में लगभग 7% की कमी आ सकती है। अर्थात चूंकि इस साल क्या है, अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगा तो ये मान के हम चल रहे हैं कि हो सकता है CO2 के उत्सर्जन कमी। हालांकि अभी के समय में नवंबर और दिसंबर में जिस तरह से जीवाश्म ईंधनों का तेजी से उपयोग बढ़ा है उससे ये संभावना कमी होती है, लेकिन जितना ही यह उत्सर्जन कम हो उतना ही हमारे लिए क्या है, ज्यादा अच्छा है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ग्रीन हाउस गैस की वायुमंडलीय सांद्रता 2019 में भी जारी है। अर्थात मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन अभी भी काफी तेजी से हो रहा है। मीथेन का आपको पता है ये जो प्राकृतिक स्रोतों से भी जाती है, इसका उत्सर्जन अभी भी हो रहा है। चाहे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन भी लगा होगा और कहीं पर पानी भर गया होगा और उस पानी की वजह से कुछ चीज सड़ेगा गलेगा तो मीथेन के रूप में वो वायुमंडल में जाएगा और जा भी रहा है। मौजूदा उत्सर्जन को रोकने के प्रयास पर्याप्त नहीं है, ये रिपोर्ट ये बताती है। अर्थात इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं इन प्रयासों से हम क्या है, बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। और इनका यह इस रिपोर्ट का कहना है कि अभी हम जिस रेट से उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने अभी तक तरीके अपनाए हैं, उससे इस सदी में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अधिक बढ़ सकता है। जबकि हमारा टारगेट क्या था, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम बिल्कुल कम करने की राह पे आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं तो इस सदी के अंत तक क्या होगा, टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर कयामत के पल होंगे। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पेरिस समझौते के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें क्या करना होगा, जो मौजूदा प्रयास हैं इसके मुकाबले 3 गुना। अगर हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करना है तो हमें वर्तमान प्रयासों की तुलना में 5 गुना अधिक प्रयास करना होगा। समझिए कि हम अगर यह चाहते हैं कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ना दिया जाए तो जो हम अभी प्रयास कर रहे हैं यह प्रयास पर्याप्त नहीं है, इनसे हमें 3 गुना अधिक प्रयास करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं 2 डिग्री नहीं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा, 5 गुना प्रयास करना होगा। अब समझ सकते हैं कितना कठिन टास्क है। इसके लिए विश्व के सभी देशों को क्या करना होगा, शून्य उत्सर्जन की तकनीकी अपनानी होगी। अपना जो बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा का मतलब जहां से भी उत्सर्जन होता है उसको रोकना होगा, उसकी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करना होगा। जीवाश्म सब्सिडी कई देशों में दी जाती है, इसको रोकना होगा। नए कोयला संयंत्र पर रोक लगानी होगी और प्राकृतिक आधारित जो उद्योग हैं, समाधान है, उनको अपनाना होगा। यदि भारत के संदर्भ में उत्सर्जन को देखें तो 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ है और यह जो 3.7 गीगाटन है यह पूरे भारत का डेटा। सोचिए ज़्यादा नहीं है। अगर भारत की तुलना में चीन में देखें तो चीन क्या करता है, चीन ने वर्ष 2019 में 14 गीगाटन का उत्सर्जन किया है। अमेरिका ने 6.6 गीगाटन का उत्सर्जन किया है। यूरोप और यूके ने मिलकर 4.4 गीगाटन का उत्सर्जन किया है और चौथे स्थान पर क्या है, भारत है। भारत में अगर प्रति व्यक्ति CO2 के उत्सर्जन को देखें तो वार्षिक उत्सर्जन कितना है, 2.7 टन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय औसत 6.8 टन प्रति व्यक्ति से काफी क्या है, कम है। बावजूद इसके हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम करते हैं, लेकिन टोटल हमारा उत्सर्जन इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है।
यह जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के संदर्भ में देखें तो चीन में जो है कि 9.7 टन प्रति व्यक्ति, अमेरिका में 20 टन प्रति व्यक्ति, रूस में 17.4 टन प्रति व्यक्ति से हम क्या करते हैं, काफ़ी कम उत्सर्जन करते हैं। हमारे यहाँ कितना उत्सर्जन होता है, वह होता है 2.7 टन। और इससे अगर तुलना करें तो अन्य देशों से आप समझ सकते हैं हम कितना कम उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन कम करना हमारे लिए ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, उत्सर्जन कम करने के चक्कर में हमारा विकास प्रभावित होता है। यदि भारत द्वारा 2010 के बाद किए जा रहे उत्सर्जन की बात करें तो वार्षिक वृद्धि 3.3% रही है। अर्थात 2010 से हम क्या करते हैं, वार्षिक स्तर पर जो उत्सर्जन में हमारी वृद्धि होती है वो 3.3% रहती है। हालांकि 2019 में दर्ज की गई वृद्धि 1.3% रही है, जिससे पता चलता है कि भारत अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयासरत है। अर्थात जो हमारी वर्ष 2003 से उत्सर्जन की वृद्धि 3.3 बनी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, हमने इसमें कटौती कर दी है और वर्ष 2019 में जो वृद्धि दर्ज की गई है 1.3% है। स्वाभाविक है 2020 के संदर्भ में यह आंकड़ा और क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन है वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। भारत ने 2020 के पहले 6 माह में कोई नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित नहीं किया है, जिसकी वजह से कोयले से होने वाला जो उत्सर्जन है उसमें हमारी यहाँ क्या हुई, 0.3 गीगाटन की कमी आई है। वर्ष 2022 तक भारत अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ाने के लिए कुसुम योजना को आगे बढ़ा रहा है। इससे भी आने वाले समय में हमारे उत्सर्जन कम होगा। और इसी के साथ भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इससे क्या होगा, हमारा उत्सर्जन कम होगा। इसी तरह भारतीय रेलवे ने 2030 तक तथा 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कि सरकार ने रखा है। और अगर ये लक्ष्यों को हम क्या करते हैं, बस भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक अपने आप को उत्सर्जन रहित कर लेती है और हम 2030 तक क्या करते हैं, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ से जो होने वाला उत्सर्जन है वह काफ़ी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। भारत उत्सर्जन कटौती की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर है। इसी के कारण भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा देश किस प्रकार का प्रयास कर रहा है, उस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के एक घटक अर्थात ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है 77 देशों और यूरोपीय यूनियन के संगठन के बीच। आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना कम होता है और इसमें प्रमुख योगदान कई प्रकार की हमारी नीतियां हैं। इसी तरह ये जो सूचकांक जारी किया था, कौन सा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की जलवायु नीति को 13वां स्थान मिला है और ऊर्जा उपयोग में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि हम जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को समझते हैं, उसको लेकर गंभीर हैं और हम सभी तरह के जो सकारात्मक प्रयास हैं उसको कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, फ्रांस ने कट्टरपंथ से निपटने के लिए क्या कदम उठाया। फ्रांस इस समय धार्मिक कट्टरपंथ की वजह से चर्चा में बना हुआ है। यहाँ पिछले 2 दशक के कई आतंकी और कट्टरपंथी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा जो है कि शार्ली हेब्दो पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और फ्रांस में कब क्या क्या घटना हुई, उसके पीछे कारण क्या था, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी है उसमें, आप उसको देख सकते हैं। बस हमें अभी थोड़ा वर्तमान को समझना। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपने देखा जो है कि पेरिस और नीस में हमले हुए थे, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। और सबसे बड़ी जो दुखद खबर आई थी, अक्टूबर माह में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। और हत्या सिर्फ इस बात पे की गई थी क्योंकि उन्होंने वर्ष 2015 में शार्ली हेब्दो के द्वारा प्रकाशित किए गए एक कार्टून को स्कूल में बच्चों के बीच दिखाया था, जिसमें वहां पर बैठे हुए मुस्लिम बच्चों को लगा कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और उससे के बाद से क्या किया गया, इनका गला काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे विश्व में इसको लेकर आक्रोश आया। स्वाभाविक है यहाँ फ्रांस में भी इसको लेकर विरोध हुआ और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, यह जो है कि थोड़ा सा इनकी जो विचारधारा, इनकी जो आइडियोलॉजी है वह एंटी इस्लामिक रही है और इसी की वजह से काफ़ी कड़े कदम उठा रहे हैं।
इमानुएल मैक्रो मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन का जो कारण है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, पश्चिम से इस्लाम धर्म को अलग जो है कि काट कर रखने के कारण मानते हैं। अर्थात उनका मानना है कि जो है कि जो मुस्लिम समुदाय हैं अपने आप को पश्चिमी की तार्किकता से नहीं जोड़ पाते, वैज्ञानिकता से नहीं जोड़ पाते, और इसके पीछे वह जो है कि इस्लाम की शिक्षाओं को मानते हैं, और इसी के कारण क्या करते हैं, उनकी जो अभी की नीतियाँ हैं वह कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि वह इस्लाम को लेकर कठोर कदम उठाएं, और ऐसा उन्होंने अभी दिखाया भी है। हालांकि इनकी कई जगह इनकी आलोचना भी हुई है, कई लोग इनके समर्थन में है, हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार ने अभी जो किया है वो इसको समझिए, बुधवार को इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए इन्होंने एक कानून के ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। इस ड्राफ्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कई चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। फ्रांस की सरकार ने एमेनुएल पेटी की हत्या के बाद 50 मुस्लिम संगठनों और 75 मस्जिदों की निगरानी बढ़ा दी थी इस ड्राफ्ट से, और इसको मजबूत किया जाए। अर्थात आने वाले समय में फ्रांस में जो मुस्लिम मस्जिद है या जो मुस्लिम संगठन है उस पर सरकार का नियंत्रण काफ़ी मजबूत होने वाला। फ्रांस की जनसंख्या लगभग 6.7 करोड़ है, और इसमें मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है लगभग 5% है, और इनका मानना है, ऐसा मुस्लिम समुदाय का मानना है कि फ्रांस की सरकार धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट कर रही। वहीं सरकार का कहना है कि हम किसी को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है वह फ्रांस की जो कि कल्चर से संबंधित नहीं है, वह फ्रांस की उस उदारता का उल्लंघन करता है, उस स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जो हमने वर्षों से आज़ादी की है। हम उसका संरक्षण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इस ड्राफ्ट से पता चलता है कि मस्जिदों की निगरानी, मस्जिदों पर जो है कि निगरानी बढ़ जाएगी, वहाँ पर जो दी जा रही शिक्षा है उस पर नज़र रखी जाएगी। मुस्लिम संगठनों को मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है या जो इमामों की ट्रेनिंग तक होती है, अर्थात इमाम कौन बनेगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग देती है, कौन सी उनको शिक्षा दिया जा रहा है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं उनको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही ये कहा गया है कि इंटरनेट पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने वाले के खिलाफ भी जो है कि कड़े नियम बनाए जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारियों को धार्मिक आधार पर डराने या जो है कि धमकाने का प्रयास करता है तो उसको जेल भेजा जाएगा। यह बिल जो है कि जनवरी 2021 में संसद की अनुमति प्राप्त करके कानूनी रूप धारण कर सकता है, और इसमें कहा गया है कि यदि कोई मस्जिद या संस्था सरकारी सब्सिडी प्राप्त करती है या किसी गतिविधि सरकारी सब्सिडी प्राप्त करती है, कोई भी मस्जिद हो या कोई सरकारी संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, और वह क्या करती है, किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होती है जिसको फ्रांस के खिलाफ माना जा सकता है, तो उसकी जो है कि उसको बंद कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए उसको सीज किया जाएगा। यह इसमें प्रावधान किया गया। फ्रांस में देखा गया है कि जो उदारवादी विचारों की अभिव्यक्त करने या उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, तो इस ड्राफ्ट बिल के माध्यम से क्या किया गया है, उनको सुरक्षा देने की बात की गई है। फ्रांस में धार्मिक चिन्हों और मान्यताओं का प्रयोग सरकार के स्तर पर पहले से ही वर्जित है, अर्थात यहाँ पर जो धर्म का किसी भी रूप से सरकार से अलगाव किया गया है। लेकिन इसमें अब ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई कंपनी, कोई संगठन सरकार का कोई काम करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, निविदा के स्तर पर करते हैं, अगर कोई करता है तो उस पर भी क्या होगा, ये नियम लागू होगा कि वो किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह या मान्यताओं का फॉलोअप नहीं करेगा। अर्थात यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं, ऑफिस हैं, कुछ भी हो जो सरकारी है, उसमें पहले से ही कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान को लेकर नहीं जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर अब लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जुड़ेंगे उन पर, इसका उद्देश्य बस ये है कि वहाँ पर जो धार्मिक कट्टरता है वो कम हो, ऐसा सरकार का मानना है। कई बार 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि फ्रांस में ऐसा नियम नहीं है। तो अब क्या होगा कि फ्रांस की सरकार अब इसे सख्ती से लागू करवाएगी कि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा 3 साल के बाद घर में ना हो, स्कूल में हो। उद्देश्य है कि चूंकि जब बच्चों को घर में पढ़ाया जाता है तो उनको अपने हिसाब, अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके अंदर कट्टरता बढ़ती है। अगर वह स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर फ्रांस की जो है टीचिंग गाइडलाइंस है उसको फॉलोअप करेंगे तो उनको बेहतर एजुकेशन मिल पाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। मुस्लिम महिलाओं की जो वर्जिनिटी टेस्ट करवाया जाता है, उनकी बलपूर्वक शादी करवाई जाती है, उसको भी सरकार ने कड़े कदम उसके संदर्भ में उठाने को कहा है। अर्थात कोई भी अस्पताल, कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसा करवाता है, इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है, तो उसको क्या होगा, जेल हो सकता है। साथ ही साथ जब शादी होगी तो पता किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो है कि क्या है कि जल्दी करवाया जा रहा हो शादी या इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा हो। ये कुल मिलाकर इस वजह से किया गया
गया है, जिससे क्या हो कि जो कट्टरता है या जो उसके कुछ आधार हैं उनको जो है कि दबाया जा सके। इस प्रकार का सरकार ने प्रयास किया। आई होप आप पूरे दोनों टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।